आज ना मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ, तो सोचा आज आप सबसे अपने जीवन का एक अनुभव शेयर करूँ। ये कहानी मेरे शादी से डिवोर्स तक की है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर मेरी शादी बहुत अमीर खानदान में हुई। मेरे माँ बाप बस इस बात से ही खुश थे कि हमारी बेटी इतने बड़े घर जा रही है, और मैंने भी पहली मुलाकात में उन्हें पसंद कर लिया था। पर अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा दुख ये होता है कि आप शादी से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह नहीं जान पाते। शादी अच्छे से हो गई और सुहाग रात में मुझे ये पता लग गया कि मेरे पति मुझे संतुष्ट करने में परफेक्ट है। मेरे ससुराल में नौकर चाकर तो है, पर मेरा सारा दिन सासू माँ के साथ किचन में निकल जाता था। इनके घर की प्रथा थी कि खाना घर की औरतें ही बनाती थी। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। बाकी पूरा दिन करना भी क्या होता है, और रातें भी बहुत अच्छी गुजर रही थी। कुछ दिनों में हम हनीमून के लिए विदेश यात्रा भी कर आए। मैंने शादी से पहले भी सेक्स का सुख लिया था, पर मेरे पति में ना कुछ अलग ही बात थी। जब वो मुझे छूते तो अचानक मेरे बदन में बिजली से गूंज जाती, और अगर मैं उनको अपने पुराने बॉयफ्रेंड से कंपेयर करूं तो ये उससे ज़्यादा देर तक मुझे बिस्तर पर सुख देते थे, जिससे मेरा शरीर टूट जाता था। मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और सपनों जैसे चल रही थी, पर ये खुशी बहुत दिनों तक नहीं रही। मेरे पति रवि ज़्यादातर कंपनी के काम से बाहर आते जाते रहते थे, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन जब वे 2 दिनों के बाद घर लौटे और रात को मेरे साथ बिस्तर पर लेटे, तो उनके गाल पर लाल निशान देखकर मैं चौंक गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ? आपके गले पर ये निशान कैसा? तभी रवि ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, वो जब मैं ऑफिस में बैठा था तो पियोन से पानी का गिलास मेरे ऊपर गिर गया था, जिससे ये निशान पड़ गया होगा। मुझे उनकी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और मैंने फिर से पूछा, सच बताओ, मुझे ये निशान किसी चोट का तो नहीं लगता, बल्कि किसी ने तुम्हें यहाँ किस किया है? रवि थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, तुम औरतों को शक के अलावा कुछ और आता है? ग्लास लगा है, मानना है तो मानो, नहीं तो मुझे सोने दो। रवि का रिएक्शन देखकर मुझे कंफर्म हो गया कि इनके लाइफ में कोई और औरत भी है। उस रात रवि मुझे हाथ लगाए बिना ही सो गए। अब रवि महीने में 15-20 दिन बाहर ही रहने लगे। जब मैंने सासू माँ से बात करने की कोशिश की तो वो मुझे ही समझाने लगी, काम काज है बेटा, बाहर तो जाना ही पड़ता है। अब मैं उन्हें ये कैसे बताऊं कि ये बाहर काम करने के लिए नहीं, बल्कि मस्ती करने जाते हैं। कुछ महीने शादी के बाद जब मैं रसोई में काम कर रही थी, तब छोटू ने मुझे रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ भाभी? आपको पहले भी रोते हुए देखा, पर पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज हिम्मत करके पूछ रहा हूँ, आप क्यों रोती रहती है? उसकी ये बात सुनकर मुझे बुरा लगा और मैंने उसे किचन से बाहर जाने को कहा। तुझे क्या करना है? जो सब्जी लाया है वो रख और बाहर जा। ये सुनते ही छोटू को बुरा लगा और वो जाते जाते बोल गया, पक्का रवि बाबू की सच्चाई भाभी को पता चल गई होगी। ये सुनते ही मैंने उसे रोका और पूछा, क्या बोल रहे थे तुम मेरे रवि के बारे में? हाँ? छोटू डरते डरते बोला, भाभी सच कहूँ, रवि भैया की शादी इतनी जल्दी आपसे इसीलिए कराई गई क्योंकि ये उनकी चाल चलन शादी से पहले अच्छा नहीं था। वो तो लड़कियां भी घर लाने लग गए थे। शादी के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि अब सब ठीक हो गया है, पर आपको रोते देख मुझे लगा कि आपको सब सच बता ही देता हूँ। छोटू की बात सुनकर मुझे सब समझ आने लगा कि क्यों रवि इतने दिन घर नहीं आता, क्योंकि अब अय्याशी के लिए वो लड़कियों को घर तो ला नहीं सकता ना। अब जब भी रवि मुझे बिस्तर में हाथ लगाता, मुझे वैसा नहीं लगता जैसे शादी के टाइम लगता था। अब मैं क्या करूं? मेरी तो सारी लाइफ बर्बाद हो गई। कहीं ये मेरी शादी से पहले जो मैंने गलतियां की थी उनके कारण तो नहीं? पर ऊपर वाला ऐसा क्यों करेगा? आजकल शादी से पहले 2-4 रिलेशन बनना तो आम बात है।
पर शादी के बाद तो मैंने रवि के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। और रवि का शादी से पहले क्या था क्या नहीं, मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मैं उसको संतुष्ट नहीं कर पा रही हूँ? कहीं मुझ में तो कोई कमी नहीं? ये सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। घर में तो मैं परेशान हो रही थी, तो एक दिन मैंने शॉपिंग करने का प्लान बनाया और ड्राइवर को लेकर मार्केट आ गई। रवि का ऑफिस भी मार्केट के पास ही था, तो सोचा एक बार हमारा ऑफिस भी देख आती हूँ। जैसे ही मैंने ऑफिस का दरवाज़ा खोला, सामने रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी हुई थी। मैंने रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर जैसे ही हेलो बोला, उसने मुझे पहचान लिया। हेलो मैम, मैं स्वाति। आप शायद मुझे भूल गई होंगी, पर मैं अपने पति के साथ आपकी शादी में आई थी। हाँ हाँ, मुझे याद आया, आपसे मिलकर अच्छा लगा, स्वाति ने कहा। सर अभी बिजी है, आप गेस्ट रूम में चलकर बैठे। और वो भी मेरे साथ गेस्ट रूम में चली आई। गेस्ट रूम में जाते जाते स्वाति मुझसे बहुत बातें कर रही थी। मेरा ध्यान रवि के रूम की तरफ था। मैंने स्वाति से पूछा, रवि कब तक फ्री हो जाएंगे? स्वाति ने कहा, मैम आप यहाँ रुके, मैं कॉल करके पता करती हूँ। तभी मैंने कहा, मुझे रवि को सरप्राइज देना है, अच्छा होगा कि आप उसको मत बताना। ये सुनते ही स्वाति ने मुझे रवि के कैबिन की ओर इशारा किया और खुद अपने डेस्क पर चली गई। मैंने जाते ही रवि के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा देखा। मुझे रोना आ गया। रवि ने किसी लड़की को बाहों में ले रखा था और दोनों के होंठ एक दूसरे को चूम रहे थे और रवि के हाथ भी लड़की के ब्लाउज के अंदर थे। ये देख मैं वही बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, मैं घर पर थी और डॉक्टर रवि से बात कर रहा था। घबराने की कोई बात नहीं, ज़्यादा गर्मी से शायद बेहोश हो गई होगी। डॉक्टर के जाते ही मैं उठकर बैठ गई। रवि जैसे ही कमरे में वापस आया, मुझे उठा देख उसकी आंखें नीचे हो गई। मैंने पूछा, अब शर्म आ रही है क्या? रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, बोलते क्यों नहीं? हर रात बाहर जाते हो ये तो मुझे पता था, पर ऑफिस में भी ये सब ही करते हो? कितने गिरे हुए हो तुम? रवि ने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये सुनते ही जैसे मेरे तन बदन में आग लग गई। किस किस गलती की माफी मांगोगे? हाँ, माफी तो तुम्हारे परिवार को मांगनी चाहिए, जो ये सब जानते हुए भी मुझे इस घर में लाए। और शादी से पहले तुमने जो किया वो किया, पर शादी के बाद भी? रवि ने मुझे चुप रहने को कहा। अभी तुम बीमार हो, रेस्ट कर लो, हम बाद में बात करेंगे। मैंने चौंकते हुए कहा, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अब तो मुझे बस डिवोर्स चाहिए। जैसे ही मैंने तलाक की बात कही, रवि बाहर चला गया और क्योंकि मेरे सिर में अभी भी बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं दोबारा सो गई। शाम को जब मैं उठी, मुझे हॉल से कुछ आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैंने बाहर देखा, बाहर मेरे मम्मी डैडी और सब घर वाले बैठे थे। ये यहाँ क्यों आए हैं? ये सोचकर मैं घबरा गई। आज तक मैंने रवि की कोई बात अपने घर पर नहीं की थी, बस वो अच्छे हैं यही पता था सभी को। मैं भी हॉल में आ गई और मम्मी पापा को गले लगाकर रोने लगी। फिर मैंने पूछा, क्या हुआ पापा, आप यहाँ? बेटा क्या हो गया तुम्हें? तुम तलाक लेना चाहती हो रवि से? हम तो ये सुनते ही घर से निकल पड़े। मैंने रवि की तरफ देखा और सोचा, रवि ने सभी को ये बात बता दी और ये नहीं बताया होगा कि डिवोर्स क्यों लेना चाहती हूँ। मैंने पापा को बोला, आपको ये तो पता चल गया कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ, पर क्यों? ये नहीं बताया होगा रवि ने। रवि तभी बीच में बोला, पापा मैंने कहा था ना कि इसको गलत फहमी हो गई थी ऑफिस में मुझे और मेरी पीए रूपा को रूम में एक साथ देखकर, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं हैरान रह गई, मतलब मैं झूठी हूँ? पापा मैंने जो देखा कैसे बताऊँ आपको? मुझे तो शर्म आती है। इनका चाल चलन सही नहीं है और इसीलिए मैं ये घर छोड़ना चाहती हूँ। पापा ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा तुम्हारे बाहर आने से पहले हमने रवि की सारी बात सुनी और वो अपनी गलती मान रहा है कि वो अपनी सेक्रेटरी के ज़्यादा ही पास खड़ा था, जिसका वो आगे से ध्यान रखेगा। पर बेटा तुम बिना मतलब का बात बढ़ा रही हो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। सब रवि को ही अच्छा समझ रहे थे। दरअसल गलती मेरी ही थी, खुद ही सब सहती रही और घर वालों को एक बात ना बताई, इसलिए आज मेरी कोई नहीं सुन रहा था। उस रात सभी ने एक साथ डिनर किया।
बात रफा दफा करके मेरे मम्मी डैडी अपने घर चले गए और मैं अपने कमरे में। अगले कुछ दिन हमने बिल्कुल बात नहीं की, लेकिन इसके अलावा कुछ बदलाव नहीं हुआ। आज भी रवि 2-3 दिन बाद आते थे और उनके कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की महक आती थी। अब मैंने मन बना लिया था कि कुछ भी करके मुझे बदला लेना है। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मेरी नज़र छोटू पर पड़ी। वो 18-20 साल का लड़का था जिसकी अभी अभी मूछें आई थी। उसको देख मेरे दिमाग में खुराफती आइडिया आने लगे। अब रवि खुद मुझसे तलाक लेगा। छोटू इनके घर बचपन से काम करता था और सभी लोगों को उस पर पूरा भरोसा था। अगले दिन मैंने छोटू को फ़ोन करके अपने कमरे में बुलाया और नहाने चली गई। छोटू जब मेरे कमरे में आया उसने मुझे वहाँ ना पाकर आवाज़ लगाई, भाभी आप कहाँ हो? मैंने भी जानबूझकर उससे कहा, ओह मुझे याद ही नहीं रहा, तुम्हें बुलाया था और मैं नहाने चली आई। 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ। छोटू ने कहा ठीक है भाभी, और वही बैठ गया। मैंने भी जल्दी से शॉवर लिया और एक तौलिया लपेट कर बाहर आ गई। जैसे ही छोटू ने मुझे देखा उसके होश उड़ गए और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम क्यों शर्मा रहे हो? दरअसल मैं अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी, इसीलिए टॉवल में बाहर आना पड़ा। चलो उधर मुंह करो, मैं जल्दी से कपड़े पहन लेती हूँ। जैसे ही मैं अपने अलमारी के पास गई मैंने देखा वो चुपके से मुझे देख रहा है। मैंने टॉवल पहले से थोड़ा ढीला बांधा था जो एकदम से ही नीचे गिर गया। अब मैं पूरी नंगी ही वहाँ खड़ी थी और छोटू की नज़र चोरी से जब मुझ पर पड़ी उसकी सांसें तेज हो गई थी, जैसे मैराथन दौड़ कर आया हो। मैं उसके पैंट की तरफ देखना चाहती थी, वहाँ उसका क्या हाल है। मैंने भी अपनी पैंटी पहनी, ब्रा पहनते हुए छोटू को कहा, यहाँ आना ज़रा, मेरी हुक नहीं लग रही है। छोटू घबरा गया और बोला, क्या कह रही हो भाभी, मैं कैसे लगाऊं? ओह अगर तुम्हें हुक लगाना नहीं आता तो खोल ही दो। ये कहते ही मुझे हंसी आ गई। अब आ जाओ ना मेरे पास। इतना तो मैं भी नहीं शर्माई कभी। जैसे ही छोटू धीरे धीरे मेरे पास आया मैंने अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली। अब वो मेरी तरफ देख रहा था और उसकी आंखों की चुभन मुझे परेशान कर रही थी। उसके हाथ कांपते हुए मेरी ब्रा की तरफ बढ़ रहे थे। मेरा ध्यान उसकी पैंट पर था जो उभरी हुई लग रही थी, मतलब उसकी जवानी बाहर आने को तड़प रही थी। तभी मैंने कहा, क्या हुआ, इतना क्यों कांप रहे हो? अभी तो सिर्फ पीछे का नज़ारा देखा है, अगर आगे का नज़ारा देखोगे तो क्या होगा? छोटू कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था और उसके हाथ कांप रहे थे, इसीलिए वो हुक भी नहीं लगा पा रहा था। फिर मैं उसकी तरफ घूमी और बोली, मुझसे भी ये हुक नहीं लग रही और ना तुमसे। मैं इस ब्रा को ही उतार देती हूँ। और मैंने अपनी ब्रा उतार कर बिस्तर पर फेंक दी। अब मैं सिर्फ पैंटी पहने छोटू के सामने खड़ी थी और छोटू की आंखें खुली की खुली रह गई। छोटू की हाइट इतनी थी कि मेरे स्तन उसकी आंखों के ठीक सामने थे और उसके हाथ मेरे स्तनों के पास थे। मैंने उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया। अब मैं खुद ही छोटू को थोड़ा और करीब आ गई, जिससे उसके हाथ मेरे स्तनों को छू गए। उसके हाथ अभी मुझे छुए ही थे कि उसकी पैंट गीली हो गई। मैं हंसी और उसे बाथरूम में भेज दिया। अब मैंने भी अपने कपड़े पहने और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही छोटू बाहर आया तो उसने कहा, सॉरी भाभी। अरे सॉरी क्यों कह रहे हो, तुमने क्या किया? वो कुछ और बोल नहीं पा रहा था तो मैंने कह दिया, देखो बुरा मत मानना, तुम्हारे भैया तो बाहर मुंह मार आते और मेरा जिस्म आग पे तड़पता रहता है और तुम मुझे अच्छे भी लगते हो, लेकिन शायद मैं तुम्हें उतने अच्छी नहीं लगती। छोटू तुरंत बोला, भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं तो पहले दिन से ही आपको पसंद करता हूँ। जब मैंने आपको ऐसे देखा तो थोड़ा डर गया, क्योंकि मैंने असली ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था, सिर्फ मोबाइल पर ही देखा है। क्या
आप भी मुझे पसंद करती हो? मैंने कहा, और नहीं तो क्या। क्या कोई लड़की ऐसे ही किसी के सामने बिना कपड़ों के आ सकती है? छोटू समझ गया, आज तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो मुस्कुराया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, मैंने कभी सेक्स नहीं किया है, इसलिए सिर्फ देखने से ही मेरा हो गया। मैंने भी हंसते हुए कहा, किसी से कोई बात तो नहीं करोगे ना? कहीं पता लगा मोहल्ले में तुमने अपनी तारीफ करते करते मुझे बदनाम कर दिया। छोटू ने कसम खाई, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं जल्द ही तुम्हें वो सिखाऊंगी कि तुम भी क्या याद रखोगे। अब तक उसकी पैंट भी सूख चुकी थी और वो जैसे ही मेरे कमरे से गया, उसके चेहरे पर एक अजब सी मुस्कान थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, छोटू का ध्यान मेरी तरफ ही रहता था और कभी कभी वो मुझे चुपके से आंख भी मार देता। मुझे भी एक मौके का इंतज़ार था जो जल्द ही मुझे मिल गया। मैं शाम को अपने कमरे में ही थी। मैंने छोटू को फ़ोन किया, क्या कर रहे हो अभी? छोटू बोला, कुछ नहीं भाभी, बस फ़ोन ही देख रहा था। मैंने भी शरारती अंदाज से पूछा, क्या देख रहे थे फ़ोन पर? कुछ अश्लील तो नहीं देख रहे थे? छोटू जल्दबाजी में बोला, नहीं भाभी, वो तो कभी कभी रात को देख लेता हूँ, अभी तो शॉर्ट्स देख रहा था। अच्छा, अब बातों में टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से मार्केट जाओ और मेरे लिए कुछ सामान लेकर आओ। छोटू का चेहरा उतर गया। उसने सोचा होगा कि मैंने उसे कमरे में बुलाने के लिए फ़ोन किया होगा और छोटू ने पूछा, क्या लाना है भाभी? मैंने धीरे से कहा, प्लीज़ एक कॉन्डम का पैकेट ले आओ मेरे लिए। छोटू ने हल्की मुस्कान से कहा, भी 2 मिनट में लाता हूँ भाभी। मैंने कहा, ज़रा ध्यान से जाना और किसी अनजान दुकान से ही खरीदना। मैंने अपने बेडरूम की खिड़की से देखा, वो तेज़ी से अपने स्कूटर पर बैठा और तेज़ी से गायब हो गया। मैं भी नाइटी पहनकर तैयार हो गई। पहले तो मैंने अपने गाउन के अंदर कुछ नहीं पहना और फिर याद आया कहीं छोटू का मुझे देखते ही ना हो जाए, तो मैं अपनी लाल रंग की पैंटी और ब्रा पहन ली, फिर उसके ऊपर से पारदर्शी गाउन पहन लिया। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन है? बाहर से छोटू की आवाज़ आई, भाभी आपने जो सामान मंगवाया था वो मैं ले आया। मैंने कहा, 2 मिनट रुको, और दरवाजे की कुंडी खोलकर बिस्तर पर कमर ऊपर करके उल्टी लेट गई और उसको अंदर आने को कहा। छोटू ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो ये नज़ारा देखकर फ्रीज हो गया। मैं भी उसकी आंखों में हवस देख सकती थी। वो मेरी हिप्स की लाइन को घूर रहा था। मैंने कहा, अब मेरे पास आओ। वो जैसे ही मेरे पास आया, उसने अपना हाथ मेरे हिप्स पर रखा और नाइटी के ऊपर से ही मुझे वहाँ छूने लगा। मैंने उसे किस करते देखकर कहा कि आज फिर सिर्फ कपड़ों में ही करोगे? कुछ तो उतारो या मुझे उतारने दो। वो पागलों की तरह मेरे हिप्स को अपने हाथों से दबा रहा था और अपने होठों से मुझे छूम रहा था। फिर मैंने खुद ही अपना गाउन थोड़ा ऊपर किया। अब उसके हाथ मेरी पैंटी के अंदर थे और होठ बिल्कुल उसके ऊपर। मैं भी मदहोश हो रही थी। मैंने प्यार से पूछा, कॉन्डम कहाँ है? ला, मैं खोल देती हूँ। उसने बिना रुके अपनी जेब से कॉन्डम का पैकेट मेरी तरफ उछाला और आज उसने लोअर पहना था जिसको उसने एक झटके में उतार फेंक दिया। अब वो नीचे से बिल्कुल नंगा था, जिसे देख मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। अब उसके हाथ मेरे पीठ को छूते छूते मेरी ब्रा तक पहुंच गए और उसने मेरी एक हुक खोल दी। अभी मैं अपनी चरम सीमा पर थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं क्या देखती हूँ, रवि अचानक से कमरे में दाखिल हुआ। मुझे और छोटू को इस हालत में देखकर वो चिल्लाया और छोटू को जोर से लात मारी। मैं भी रवि को देखकर घबरा गई और जल्दी से अपना गाउन ठीक करके बाथरूम में भाग गई। मेरा सूट पहले से बाथरूम में पड़ा था, वो जल्दी से पहन के बाहर आ गई। बाहर आते ही देखा छोटू को रवि मारता हुआ नीचे ले गया। बाकी घर वाले उसे छुड़ा रहे थे और पूछ रहे थे आखिर क्या हुआ। किसी तरह सबने रवि से छोटू को छुड़वाया और हमारा दूसरा नौकर छोटू को हॉस्पिटल लेकर भागा। मैं भी नहीं चाहती थी कि उसको कुछ हो। रवि ने घर वालों को कहा, ये गंदी औरत है, ये छोटू के साथ क्या क्या कर रही थी कमरे में, इससे पूछो। मैंने भी मासूम बनते हुए कहा, मैंने तो कुछ नहीं किया, छोटू तो बस मेरी पैरों पर बाम लगा रहा था और तुमने सब गलत समझ लिया और बेचारे को इतना मारा, मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। रवि ने मुझे गुस्से से देखा और कहा, अब ये नाटक करने की जरूरत नहीं, और वहां से बाहर चला गया। मैंने किसी तरह सास ससुर को समझाया कि कुछ गलत फहमी हो गई, मैं संभाल लूंगी, आप आराम करो।
रवि 3 दिन से घर नहीं आया था। जब वो वापस आया उसने सीधा ही मुझसे पूछा, क्या चाहती हो तुम? क्यों क्यों किया है ऐसा मेरे साथ? मेरे मुंह से निकल गया, वाह, आप हमेशा लड़कियों के साथ रंग रलियां मनाओ और मैंने कुछ किया तो कैसे आग लग रही है। कभी सोचा है मैं कैसे जी रही हूँ तुम्हारे साथ? आज तुम्हें वो ही दर्द हो रहा है जो मैं हर दिन सहती हूँ इस घर में। रवि ने गुस्से में मेरा गला पकड़ लिया और कहने लगा, मैं तुम्हें मार दूंगा इससे पहले कि तुम हमारी इज्जत से खेलो। मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, तभी हमारे ससुर कमरे में आए। उन्होंने मुझको छुड़ाया। अगर वो ना आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं सोच रही थी कि इंसान अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए अलग क्यों होता है। मैं भी जल्दी से वहाँ से चली गई और जब बात अपने मम्मी डैडी को बताई कैसे रवि ने गलतफहमी में छोटू और मुझे इतना मारा और अब वो मेरी जान लेना चाहता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मेरे डैडी भी 2-3 बार उनके घर गए, पर रवि का बर्ताव अब बहुत गलत हो चुका था, जिससे वो समझ गए कि अब ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं। कुछ ही दिनों में हमने तलाक के लिए पेपर डाल दिए। एक सुबह मैं रवि से कोर्ट के बाहर मिली। उस दिन हमारे फाइनल साइन हो गए और हम कोर्ट के बाहर आ रहे थे। रवि मेरे आगे से जा ही रहा था कि मैंने उसे रोका और पूछा, तुम ठीक हो? वो बिना मुझे देखा बोला, हाँ, पर तुमने ये सही नहीं किया। मुझे पता था वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि आज हमारी मुलाकात का आखिरी दिन था। तो मैंने भी कह दिया, आज मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ। रवि ने कहा, मुझे सब पता है और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, फिर भी सुन लो, मेरा छोटू से कोई संबंध नहीं था और मुझे ये भी पता था कि तुम ऑफिस से घर की ओर चल पड़े हो, इसलिए मैंने ये प्लान किया कि तुम्हें भी वो महसूस हो जो मुझे होता था। रवि का चेहरा देखने वाला था, फिर उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। और तुम्हें किसने बताया मैं घर आ रहा हूँ? दरअसल स्वाति से मैंने अच्छी दोस्ती कर ली थी और आपके घर आने का कोई फिक्स टाइम तो नहीं था, तो स्वाति ही मुझे आपके ऑफिस से निकलने का समय बता देती थी। रवि को अब समझ आ रहा था, पर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था और मैं भी आज़ाद थी उस साथी को ढूंढने के लिए जो मेरे लिए वफादार हो। आज भी मेरी वो तलाश जारी है।